अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स, इन तीनों के बारे में बात करेगा। ये हमें बताता है कि प्रोविजन क्या होता है, कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहता है। ये रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 आया था 1 4 2004। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? एप्रोप्रिएट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कि हम प्रोविजन, कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटी को कब रिकॉग्नाइज करें, कैसे मेजर करें और कैसे डिस्क्लोज करें उसके बारे में इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नोट्स में आता है। क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट तो बैलेंस शीट के अंदर की आइटम नहीं है, बाहर की आइटम है। उससे क्या होता है, यूजर को पता चल पाता है अमाउंट कितना है और नेचर क्या है। तो इसका मेनली ऑब्जेक्ट क्या है, अप्रोप्रिएट, और ये साथ साथ कंटीजेंट एसेट के बारे में भी बताता है, जो कोई और कहीं पर हमें जानकारी नहीं मिल पाती। Companies would create provision on arbitrary basis when profit in a particular year is more and then reverse those provision when profits are lower in subsequent years. देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका प्रॉफिट हो गया किसी साल, काफी अच्छा हो गया, ज्यादा हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है इस साल जितना प्रॉफिट हुआ अगले साल नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, फालतू में एक्सेस प्रोविजन इस साल बना सकते हैं और फिर उस प्रोविजन को रिवर्स कर सकते हैं अगले साल, ताकि प्रॉफिट अच्छा दिखाई दे इस साल का भी और अगले साल का। तो इससे मैनिपुलेशन हो रहा है प्रॉफिट में। ये प्रॉफिट ठीक नहीं है, क्योंकि जिस साल ज्यादा उस साल ज्यादा प्रॉफिट दिखना चाहिए, जिस साल कम है कम दिखना चाहिए। ये तो नहीं है ना एक जैसा दिखाने के लिए आप गड़बड़ करोगे। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे प्रॉफिट स्मूथिंग बोलते हैं। स्मूथ हमारा प्रॉफिट दिखाई दे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट स्मूथिंग। तो कुछ ना कुछ जरूरत है कुछ पैरामीटर्स की, ताकि प्रोविजन सही बनाया गया है या नहीं और उसे लिखना चाहिए या नहीं, ये पता चल सके कि आपको प्रोविजन बनाने की जरूरत भी है या नहीं। तो AS 29 प्रेस्क्राइब करता है गाइडेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट। तो कब रिकॉग्नाइज करना है, कैसे मेजर करना है और कैसे डिस्क्लोज करना है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 हमें बताता है। द स्टैंडर्ड क्लियरली डिफाइंस द रोल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या रोल है while making an estimate for creating provision। देखिए, प्रोविजन और लाइबिलिटी में एक मेन फर्क होता है। जो लाइबिलिटी होती है उसका अमाउंट हमें पता होता है कि इतना अमाउंट। प्रोविजन का अमाउंट हमें एस्टिमेट करना पड़ता है, उसका अमाउंट हमें पता नहीं होता, वो एस्टिमेट करना होता है। तो जब भी हम कोई चीज एस्टिमेट करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें एजम्पशन लेनी पड़ती है। तो इसलिए ये लिखा है कि मैनेजमेंट का रोल, जब हम एस्टिमेट करें प्रोविजन बनाने के लिए, और ऑडिटर चेक करें, वाउच करें कि वो प्रोविजन एस्टिमेट सही तरीके से किया गया है या नहीं, वो अच्छे तरीके से आपने प्रोविजन बनाया है या नहीं। दिस एंश्योर दैट मैनिपुलेशन डू नॉट टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रोविजन। गड़बड़ ना करेगी वो प्रोविजन बनाते, सही तरीके से प्रोविजन किया हो। अर्लियर द कंपनीज वर नॉट recognizing the liability on the ground of uncertainty regarding its time or amount। तो वो क्या करते थे, प्रॉफिट को कम नहीं दिखाना चाह रहे तो नहीं लिखेंगे, क्या हमें पता ही नहीं, बच गए। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 आया है तो ये बताता है कि आपको प्रोविजन बनाना है तो फिर बनाना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी मर्जी है, हमें लग रहा है ये वो। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है तो इसके हिसाब से ही आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। Thus, an accounting standard on provisions is essential to rule out the potential scope for company to manipulate profit। तो ये बहुत जरूरी था कि प्रोविजन के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया जाए, और जो प्रोविजन है वो वैलिड ग्राउंड पर ही बनाए जाए, जब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट हो जाए तब। एग्जाम्पल नंबर 1,
During the year 21, XY enterprise has made lower amount of profits. However, to ensure that the earning per share do not decline significantly, XY enterprise does not provide for warranty amount which should have been provided for. तो इन्हें लगा कि इस साल प्रॉफिट कम है, तो इस साल कोई खर्चा कम लिख देते हैं, अगले साल लिख लेंगे। अब वारंटी क्या होता है, आपको पता ही है, जब हम कोई भी सामान बेचते हैं वारंटी देते हैं तो उसमें कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से हमें ये पता चल जाता है कि इतने परसेंटेज वारंटी के लिए क्लेम आएगा और हमारा नुकसान होगा। लेकिन जब वो आएगा तब आएगा, तो हमने नहीं बनाया प्रोविजन वारंटी के लिए। XY is confident of higher amount of profit during later years. उन्हें पक्का पता है 1-2 साल में बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा और तब इसको ले लेंगे, खर्चे को लिख लेंगे। This ensure consistent performance for the company throughout the period. तो इससे ऐसा लगेगा कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है और कंपनी की हालत खराब हो रही है, भाई इस कंपनी को लॉस हो रहा है, हो सकता है ग्लोबल सिचुएशन ऐसी हो, पॉलिटिकल सिचुएशन है, नेशनल लेवल पर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि सबका प्रॉफिट डाउन हो रहा है, तो हमारा भी डाउन हो रहा है, लेकिन हम अच्छा दिखाएंगे तो और नाम बढ़ेगा कंपनी का। लेकिन अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के आने से ये चीज रिमूव हो गई है, आप ऐसा नहीं कर पाए। एग्जाम्पल नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर AB shops have made huge profits during a particular year. This may have resulted in payment of taxes on these profits. Further, इन्हें ये पता है कि फ्यूचर में दिक्कतें आएंगी, फ्यूचर में इतना प्रॉफिट वो नहीं कमा पाएंगे, तो इन्होंने क्या करा, कुछ प्रोविजन जो बनानी थी वो नहीं बनाई। AB शॉप डिड नॉट क्रिएट ए प्रोविजन ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट ईयर है वो नहीं बनाई, बल्कि उसको इसी साल बना लिया, तो अगले साल का खर्चा भी इसी साल लिख दिया। उससे क्या होगा, अगले साल तो हमें पता प्रॉफिट कम होंगे, इस साल ज्यादा है तो हम एक्स्ट्रा प्रोविजन बना देंगे, तो इस साल का प्रॉफिट कम दिखाई देगा, अगले साल का ठीक दिखाई देगा। Since the intention of management is not to reflect a true and fair view, AS 29 appropriate provision बनाए गए और ये बोला गया कि आपको 2022 में ही प्रोविजन बनाना है, अब 21 में प्रोविजन नहीं बना सकते। तो AS 29 helps to ensure transparency of information in financial statements. AS 29 आपको अप्लाई करना चाहिए जब भी आप प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी या कंटीजेंट एसेट के बारे में डीलिंग कर रहे हैं, अदर देन कब नहीं लगेगा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दोज रिजल्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर कैरिड एट फेयर वैल्यू। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो शेयर्स, डिबेंचर्स या और चीजें हैं, उनसे रिलेटेड हम नहीं करेंगे ये काम, अगर हमने उन्हें फेयर वैल्यू पर लिखा है तो। Those resulting from executory contracts except where the contract is onerous, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड हम नहीं करेंगे। वैसे कॉन्ट्रैक्ट पर हमारा अलग से एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे तो अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारे पास 7। Those arising in insurance enterprise from contract with policy holder, इंश्योरेंस कंपनीज में आपको ऐसा नहीं करना है। दोस्त कवर्ड बाय अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई टॉपिक कवर हो रहा है तो उससे रिलेटेड भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 अप्लाई नहीं करना है। वेयर अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सच एज, जैसे मैंने कहा था ना, AS 7 है कंस्ट्रक्शन पर, AS 9 है रिवेन्यू रिकॉग्निशन पर, AS 15 तो आप पढ़ चुके हैं, कौन सा था, उस पर हम कैसे कैसे प्रोविजन बनाए, कब कैसे करें, वो सारी बात थी। AS 19 लीज पर, उसमें भी हम प्रेजेंट वैल्यू वगैरह निकालते हैं, और 22 टैक्सेस पर है, अभी हमने वो करना है। डील्स विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट, तो वो हम क्या करेंगे, इनके अलावा और सब चीजों के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में अप्लाई करें। तो डेफिनेशंस की बात करें तो प्रोविजन का क्या मतलब है, प्रोविजन भी हमारी लायबिलिटी है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, लेकिन हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं।
तो एक ऐसी लाइबिलिटी विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय यूजिंग ए सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, मतलब एक्चुअल अमाउंट नहीं पता लेकिन हम मेजरमेंट कर सकते हैं, एस्टिमेट तो करना पड़ेगा। जैसे 31 मार्च को इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आया अभी मार्च महीने का, अप्रैल में आएगा। तो कायदे से प्रैक्टिकली तो क्या होता है, आपको मालूम है जो हमारी अकाउंटिंग है ये 3 4 5 महीने तक हम बैकडेट में अकाउंटिंग करते रहते हैं प्रैक्टिकली। जैसे आप जुलाई अगस्त में 31 मार्च की डेट डाल के एंट्री बना लेते हैं, तो अब मार्च महीने का बिल कब आएगा, अप्रैल में, तो उस बिल से मार्च का हिसाब लगा लेंगे। अगर वो 1 मार्च से 31 मार्च का बिल नहीं है, सपोज वो 15 मार्च से 15 अप्रैल का है, तो 15 मार्च से 31 मार्च का उस बिल से हम अंदाजा लगाकर कैलकुलेशन कर लेंगे। प्रैक्टिकली तो ये करेंगे, ना कि 31 मार्च को बैठ के हम अंदाजा लगाएंगे, मीटर रीडिंग करेंगे, वो नहीं करेंगे हम प्रैक्टिकली तो यही करेंगे, जब अप्रैल का बिल आ जाएगा तो उसमें से प्रोपोर्शनेट अमाउंट मार्च का निकाल लेंगे। लेकिन 31 मार्च को तो बिल नहीं आया हमारे पास, तो उस दिन हम ये एंट्री नहीं बना सकते इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का मतलब लायबिलिटी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग या प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस या प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि एज ऑन 31 मार्च आपके पास उस दिन बिल नहीं है आपके, तो उस दिन तो आप एस्टिमेट ही कर रहे हो ना। तो एस्टिमेट कैसे किया है, अगर आपसे पूछा जाए आपका बिजनेस है, आप कहोगे अप्रैल के बिल से कर लिया तो बिल्कुल परफेक्ट है, सही तो निकाला है ना अमाउंट। तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं और उसे हम प्रोविजन कहते हैं, क्योंकि 31 मार्च को आपके पास पता ही नहीं एग्जैक्ट अमाउंट क्या, ठीक है। ए लायबिलिटी इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, 31 मार्च को बैलेंस शीट बना रहे तो उस दिन आपको पता है कि भैया इतना अमाउंट है, और ये भी है कि उसकी वजह से आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, तभी वो लायबिलिटी मानी जाएगी। मान लिया कोई है उस दिन लायबिलिटी, कोई पैसा मांग रहा है लेकिन आपको मालूम है हम तो पैसा देंगे नहीं, और वो मान भी जाएगा, तो वो लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहां साफ लिखा है कि उसकी सेटलमेंट में आपके यहां से पैसा को रिसोर्सेज जाएंगी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपके बिजनेस से जाएंगे, तभी हम उसे लायबिलिटी मानेंगे, ठीक है। ऑब्लिगेटिंग इवेंट, यहां पर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नाम आएगा ऑब्लिगेटिंग इवेंट। तो ये एक ऐसी इवेंट है जो आप is an event that creates an obligation that result in an enterprise having no realistic alternative to settling their obligation। Obligating event का मतलब है कि आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते, तो आपको लायबिलिटी क्रिएट करनी ही पड़ेगी, चाहे वो प्रोविजन बनाए या लायबिलिटी क्रिएट करे। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, कंटीजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है जिसके बारे में लग रहा है कि आपको पैसा देना पड़ेगा, बट पक्का नहीं है 100%, क्योंकि अगर 100% पक्का होता तो आज आप लायबिलिटी लिख लेते, उसे कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं बोलते, बट मोर देन 50% चांस है कि आपको पैसा देना पड़ेगा। अब हो सकता है पैसा देना पड़े, हो सकता है, मतलब रिमोट है, मोर देन 50% भी नहीं, हो सकता है देना पड़े, हो सकता है ना देना, ये कुछ फ्यूचर की इवेंट पे डिपेंड करे, और वो इवेंट आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी इवेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके होने या ना होने से ये पता चलेगा कि आपको कोई पैसा देना है या नहीं देना, तो उसे क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी। तो एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो कि ऑब्वियसली पास्ट इवेंट की वजह से हुई है, लेकिन जिसका कंफर्मेशन किसी चीज के होने या ना होने से होगा, ये एक या दो से एक से ज्यादा अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हो सकती है जो हमारी कंट्रोल में नहीं है। जैसे मान लिया एक केस चल रहा है, तो केस का डिसीजन हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, केस हम हार गए तो पैसा देना पड़ेगा, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, पॉसिबल तो है ना, हार गए तो देना पड़ेगा, तो पॉसिबल है, पास्ट इवेंट है,
कुछ हो चुका पास में, तभी तो केस वगैरह चल रहा है, और कंफर्मेशन होगा फ्यूचर में कुछ होने या ना होने पे। तो डिसीजन फेवर में आएगा तो नहीं देना, अगेंस्ट में आएगा तो देना, और हमारे कंट्रोल में है नहीं। A present obligation that arises from past event but is not recognized because it is not probable that an outflow of resources will require to settle the, तो ये प्रोबेबल नहीं है, मतलब मोर देन 50% चांस नहीं है। अगर मोर देन 50 है तो फिर तो हम प्रोविजन बना लेते, पॉसिबल है, प्रोबेबल नहीं है। पॉसिबल मतलब हो भी सकता, नहीं भी, और हम इसका रिलायबल एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते, बहुत अच्छे से अंदाजा नहीं लगा सकते। कंटीजेंट एसेट इसका रिवर्स है। कंटीजेंट लायबिलिटी में किसी फ्यूचर इवेंट से पता चलेगा हमें पैसा देना या नहीं, यहां पर किसी फ्यूचर इवेंट से पता चलेगा पैसा मिलेगा या नहीं। मान लीजिए वही है, केस चल रहा है, केस जीत गए तो हमें पैसा मिल जाएगा, हार गए तो पैसा नहीं मिलेगा, देना नहीं है हमें कुछ, तो क्या है कंटीजेंट एसेट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब आज हमें पता है कि हमें पैसा देना है ना, और मोर लाइकली देन नॉट, इसे प्रोबेबल बोलते हैं, मतलब मोर देन 50% चांस है कि हमें पैसा देना है, तो वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मानी जाएगी। पॉसिबल ऑब्लिगेशन क्या है? Is an obligation is based on the evidence available, its existing at the balance sheet date is considered not probable, मतलब लेस देन 50% चांस है, तो उसे पॉसिबल ऑब्लिगेशन बोलते हैं। ये पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, तो पॉसिबल है, तो अगर पॉसिबल होती है तो हम उसके लिए कंटीजेंट लायबिलिटी बनाते हैं, प्रोबेबल होती है तो प्रोविजन ही बना लेते हैं हम उसको। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है बिजनेस में कुछ चेंजेस करना, तो रीस्ट्रक्चरिंग इज ए प्रोग्राम that is planned and controlled by management and materially changes the manner and the scope of business undertaken by an enterprise। तो बिजनेस में कुछ चेंजेस करता है। अब हम बात करते हैं प्रोविजन की। प्रोविजन एक लायबिलिटी है जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं ओनली बाय यूजिंग ए सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। मतलब एस्टिमेशन तो है लेकिन एस्टिमेट हम कर सकते, अगर हम एस्टिमेट ही नहीं कर सकते कभी भी प्रोविजन लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगा। प्रोविजन लायबिलिटी क्रिएट कब होगा? जब हम उसका एस्टिमेट कर सकते। इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर लायबिलिटीज सच एज ट्रेड पेबल एंड एक्रूअल्स। तो हम इसको ट्रेड पेबल और एक्रूअल से अलग रखते हैं। ट्रेड पेबल्स वो हैं क्रेडिटर्स वगैरह, एक्रूअल्स मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह, इनसे हम इन्हें अलग रखते हैं क्योंकि वहां पर हमें कोई एस्टिमेशन नहीं करना। In the measurement of provisions, substantial degree of estimation is involved with regard to the future expenditure required in settlement, whereas trade payable are liability to pay for goods or service that have been received and have been invoiced or formally agreed। तो ट्रेड पेबल में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई एस्टिमेशन नहीं करना, वो हम सामान ले चुके हैं, हमें पैसा देना, इनवॉइस आ चुका है, हम एक्सेप्ट कर चुके हैं म्यूचुअली, कोई दिक्कत ही नहीं है। These may be also known as incurred liabilities। तो जो incurred liabilities है उससे प्रोविजन को अलग रखें, लाइबिलिटी हमने खुद मानी है। Accruals are liability to pay for goods or service that have been received but have not been paid, invoiced or formally agreed with the supplier, including amount due to employees। The degree of estimation of accruals is generally much less than for the provision। Example of provision are provision for taxes। proposed dividend का provision अब नहीं बनता, अब नहीं बनता। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स वगैरह, ये सब हमारे प्रोविजन के एग्जाम्पल। रिकॉग्निशन ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन को हम कब रिकॉग्नाइज करें? प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, आप प्रोविजन को कब रिकॉग्नाइज करेंगे? एन एंटरप्राइज हैज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ द पास्ट इवेंट, मतलब आज आपको पता है कि पैसा तो देना पड़ेगा, ये तो तय है।
पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको पैसा तो देना है, ये तो पता चल गया। इट इज पॉसिबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेज एम्बोडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, मतलब पैसा देना पड़ेगा या कुछ और देना पड़ेगा, और उसका एस्टिमेशन भी आपको कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपको पता है कि पैसा देना है, उसका एस्टिमेट हो सकता है और देना ही पड़ेगा, तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर लें। तो इसके अंदर हमने क्या बोला, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होती है? An enterprise determines whether a present obligation exists at balance sheet date by taking account of all available evidence. For example, the opinion of experts. Based on such evidence, where it is more likely than not that a present obligation exists, मतलब more than 50% चांस है कि ऑब्लिगेशन है बैलेंस शीट डेट पर, तो एंटरप्राइज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए उसे प्रोविजन, अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट होता है। और where it is more likely than no present obligation exists at the balance sheet date, the enterprise discloses a contingent liability unless the possibility of an outflow of resources embodying economy is remote. तो ये क्या रखा है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, अगर आपको लग रहा है कि आपको पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा है, मोर देन 50% चांस है, तो आप प्रोविजन बना दीजिए, और लेस देन 50% चांस है तो आप उसको कंटीजेंट लायबिलिटी मान लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स लिमिटेड ने रेफ्रिजरेटर बेचे हैं, वारंटी दी है 6 महीने। द रेफ्रिजरेटर्स वुड बी रिपेयर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई भी प्रॉब्लम 6 महीने में आ गई तो फ्री में उसे ठीक किया जाएगा। There is a present obligation for X Limited because if some defect arises, X Limited would need to incur expense on repair of the refrigerator. Thus, a provision is required to be made in the books of X. तो आज आपने कोई सामान बेच रखा है, 6 महीने की दायरे में है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जिस दिन फोन आएगा कि मेरी चीज खराब हो गई है उस दिन आपकी लायबिलिटी होगी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है भैया आपने काम कर दिया, सेल कर दी, और कुछ ना कुछ रिपेयरिंग में आएगा, इसके चांसेस हैं या नहीं। अगर मोर देन 50% चांस है तो हम पास्ट एक्सपीरियंस से देखेंगे 2, 4, 5, 10% किसी ना किसी का तो आएगा ना। मान लिया हमने पिछले साल जितना भी सामान बेचा उसके 5% लोगों ने वारंटी में उसे ठीक करा, तो हम क्या कहेंगे, 5% लोग तो हमसे काम कराएंगे, तो 5% देंगे, इसमें की चांसेस तो पूरे, तो उसे क्या बोलेंगे, भैया प्रोविजन बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 4, Z Limited takes a building on lease for 10 years. The terms of contract provide that Z Limited must vacate the building in its original condition. Z Limited expect that there is a likely cost of 10 lakh to be spent at the end of 10 years for restoration. तो जिस हालत में, बढ़िया हालत में वो आपने किराए पे कोई बिल्डिंग ली है, उसी अच्छी हालत में वापस करनी पड़ेगी। लेकिन Z लिमिटेड को लग रहा है कि 10 लाख रुपए खर्च करके उसे ठीक कराना पड़ेगा क्योंकि इसकी हालत खराब हो जाएगी। Since there is a present obligation on X Limited on the time of entering into lease contract, a provision to the extent of present value of this amount should be created. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब आज आपको पता है, तो आज आपको पता है ना कि आपको पैसा देना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। आज देने के बाद नहीं हो रही, आज पता है या नहीं पता है, आज 10 साल बाद देना है ये, तो 10 साल बाद 10 लाख खर्च होंगे, 10 साल बाद,
तो 8-10 लाख थोड़ी ना खर्च होंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए। प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना आता है ना आपको, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आर, ठीक है। तो हम बार बार क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या? A past event that leads to a present obligation is called an obligating event. For an event to be an obligating event, it is necessary that the enterprise has no realistic alternative to settle the obligation created by the event. तो कोई भी ऐसी इवेंट जो पहले हो चुकी है और उसकी वजह से हमें पैसा देना पड़ेगा, तो उसे हम बोलते हैं ओब्लिगेटिंग इवेंट। हमारे पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं है पैसा देने के अलावा उसे सेटल करने के लिए। Financial statement deal with the financial position of an enterprise at the end of reporting period and not its possible position in the future. तो फाइनेंशियल पोजीशन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं? असेट्स और लायबिलिटी, है ना। तो फ्यूचर में कितना देना वो नहीं, आज कितना देना, इसके लिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है ना। Therefore, no provision is recognized for costs that need to be incurred to operate in the future. अब फ्यूचर में अगले साल हम बिजनेस करेंगे, अगले साल खर्चा करेंगे, तय है। तो ये नहीं वो आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल के खर्चे में लिख दो कि आज तो ऑब्लिगेशन नहीं है ना, वो हमारी मर्जी है, हम अपनी मर्जी से खर्चा करेंगे। आज जबरदस्ती नहीं है कि आज ही हमें पैसा देना है या आगे फ्यूचर में पक्का देना पड़ेगा। The only liability recognized in an enterprise balance sheet are those that exist at the balance sheet. बैलेंस शीट डेट पे लाइबिलिटी है, उसे ही बैलेंस शीट में लिखा जाए। कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट में लिखी है वो ऐसा नहीं लिखेंगे आप जो बैलेंस शीट डेट पे है ही नहीं। बैलेंस शीट डेट पे ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो चुकी हो। It is only those obligations arising from past event existing independently of an enterprise future action, that is the future conduct of its business, that are recognized as provisions. Example of such obligations are penalty or cleanup costs for unlawful environment damage, both of which would lead to an outflow of resources in settlement regardless of the future action of the enterprise. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो फ्यूचर में एक्शन होने पर डिपेंड करेंगी, वो आज की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा काम जो फ्यूचर में हम करेंगे नहीं करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आज की लायबिलिटी पे, तो वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। Similarly, an enterprise recognizes a provision for decommissioning cost of an oil installation to the extent that the enterprise is obliged to rectify damage already caused. तो कुछ काम, कुछ हम नुकसान एनवायरनमेंट का ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको ठीक करने में हमें खर्चा फ्यूचर में करना पड़ेगा। ऑलरेडी नुकसान किया जा चुका है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट, because of commercial pressure or legal requirements, an enterprise may intend or need to carry out expenditure to operate in particular way in the future. For example, by fitting smoke filters in a certain type of factory, because the enterprise can avoid the future expenditure by its future action, for example, by changing the method of operation. It has no present obligation for future expenditure, तो कोई प्रोविजन की जरूरत। जैसे मान लिया हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, जो एग्जांपल है वही बता, हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, अब प्रोडक्शन में धुआं निकलता है, बहुत एनवायरनमेंट को नुकसान है।
हमें लग रहा हो सकता है 2-3 साल में गवर्नमेंट का प्रेशर आएगा तो हमें उस पर फिल्टर लगाना पड़ेगा और फिल्टर वो 10 लाख रुपए का आएगा। लेकिन आज नहीं है ऐसा कुछ भी कि आज ही लगवाना है या आज नोटिस आ गया है या गवर्नमेंट का रूल आ गया है। तो 2-3 साल में हो सकता है 2-3 साल में हम काम धंधा ही बंद कर दें, कोई और काम पे चले जाएं, कोई और प्रोडक्ट बनाने लग जाए। तो फ्यूचर के एक्शन पे डिपेंड करेगा, आज तो नहीं है ना, पक्का देना पड़ेगा, तो कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं। Any event that does not give rise to an obligation immediately may do so at a later date because of changes in the law. For example, when environmental damage is caused, there may be no obligation to remedy the consequences. However, the causing of damage will become an obligating event when a new law requires the existing damage to be rectified. तो जब तक कोई कानून नहीं है, हमें कुछ अंदाजा नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हम करते रहेंगे। जब कोई नया कानून बन जाए और हमें पता है हमने जो पुराना कोई नुकसान किया उस पर भी हमें भरपाई करनी पड़ेगी तो ही हमें जरूरत है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। बार बार हम एक वर्ड देख रहे हैं, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो इसका क्या मतलब, ये बार बार आ रहा है। फॉर ए लायबिलिटी टू क्वालिफाई फॉर रिकॉग्निशन there must be not only a present obligation but also the probability of an outflow of resources embodying economic benefit to settle that obligation. For the purpose of accounting standard 29, an outflow of resources or other event is regarded as probable if the probability that the event will occur is greater than the probability that it will not, the more than 50% chance. Where it is not probable that a present obligation exists, an enterprise discloses a contingent liability. प्रोविजन हम कब बनाते हैं, जब प्रोबेबल होता है। अगर प्रोबेबल नहीं है तो हम प्रोविजन नहीं बनाते, उसे कंटीजेंट लायबिलिटी में लिख लेते हैं। अनलेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज रिमूव। अगर हमें उम्मीद है कि हमें पैसा भी नहीं देना पड़ेगा तो हम कंटीजेंट लायबिलिटी भी नहीं लिखेंगे। कंटीजेंट लायबिलिटी या प्रोविजन कब लिखेंगे, जब हमें कुछ देना पड़ेगा। मान लिया कुछ देना ही नहीं पड़ेगा तो फिर काय बात की लायबिलिटी, काय बात का प्रोविजन, काय बात की कंटीजेंट लायबिलिटी। Where there are a number of similar obligations, for example product warranty or similar contracts, the probability that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligation as a whole. Although the likelihood of outflow for any one item may be small, it may well be probable that some outflow of resources will be needed to settle the class. If that is the case, a provision is recognized. तो कहने का मतलब यह है कि मान लिया हम CFL बेचते हैं, LED बल्ब बेचते हैं 60-70 रुपए का एक, और 1 साल की हम वारंटी देते हैं। तो अगर एक बल्ब वापस आया तो जो 60-70 का बेचा था, हो सकता है वो हमारी कॉस्टिंग तो 20-25 रुपए आई हो, तो हम उसे चेंज करते हैं, तो इसमें हमारा खर्चा तो होता ही है। लेकिन हम एक बल्ब के बारे में ना सोचें कि 20 रुपए 25 रुपए की कॉस्ट है तो छोड़ो, हमने 1 लाख 1 करोड़ बल्ब बेचे, अगर 5-7% भी अगर वारंटी में आएंगे तो लाखों करोड़ों रुपए हमारे खर्च हो जाएंगे उसको फ्री में देने में। तो ये क्या रखा है कि जहाँ सिमिलर ऑब्लिगेशन छोटे छोटे प्रोडक्ट की वारंटी या एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होती है, आप पूरी वैल्यू को एक साथ दें, एक साथ वैल्यू ज्यादा है तो उसका प्रोविजन तो। एग्जाम्पल नंबर 5, कैल लिमिटेड सेल्स लैपटॉप्स with a replacement warranty of 1 year. If something happens to the laptop within 1 year of purchase, company would replace the complete laptop. तो पुराना उठाकर नया दे देंगे आपको। A few laptop during past years have been replaced by the Cal Limited. तो कुछ रिप्लेस कर चुकी है कंपनी पिछले सालों में। In the above situation, Cal Limited would incur some expense to replace a laptop
If something goes wrong, there is an outflow of resources expected to settle the obligation that arises by virtue of sale of लैपटॉप. तो पास्ट इवेंट है, पुराना आप लैपटॉप बेच चुके हैं, उन्हें पैसा नहीं देना, नया लैपटॉप देना. इकोनॉमिक बेनिफिट तो हमारा जेब से जा ही रहा है. Example number 6. AB Limited has received a notice from one of the customer about health issue from using the product of AB Limited. उसने 5 लाख रुपए की डिमांड करी. हम तो फंसे हुए लग रहे हैं कि भैया हमें पैसा देना पड़ेगा. The conditions of past event, that is sale of goods resulting damage and reliable estimate 5 lakh have been met. However, whether an outflow of resources will be probable or not cannot be confirmed since the customer may or may not win the case. This would be clear only when the decision will be taken by the court. तो ये तो contingent liability की तरफ इशारा हो रहा है ना. Hence, in the above situation, no provision for damage will be made. However, disclosure of the case filed is required to be made. Disclosure में ही contingent liability आती है. अब बार बार आ रहा था कि आपका रिलायबल एस्टिमेट हो सकता है ऑब्लिगेशन का, तभी आप प्रोविजन भी बनाएंगे या लिखेंगे. तो रिलायबल एस्टिमेट क्या होता है? द यूज ऑफ एस्टिमेट इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डज नॉट अंडरमाइन देयर रिलायबिलिटी. प्रोविजन रिक्वायर ए ग्रेटर डिग्री ऑफ एस्टिमेशन देन मोस्ट अदर आइटम, बट AS29 emphasizes that it should not be impossible to determine a range of possible outcomes. तो आप impossible ना हो पता लगाना, आप estimate reliable कर सकें, and from this range to reach an appropriate conclusion that is sufficiently reliable for the provision to be recognized. AS29 concludes that the circumstances in which it was not possible to reach a reliable estimate will be extremely rare. तो यहाँ साफ साफ बता रखा है कि आप रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं. ऐसा होता तो है नहीं जनरली. अगर नहीं हो पाएगा तो आपको नहीं लिखना. In the extremely rare case where no reliable estimate can be made, a liability exists that cannot be recognized. That liability will instead be disclosed as a contingent liability. तो ये कह रखा है कि ऐसा है नहीं कि आप पता नहीं लगा सकते. फिर भी रेयर ऑफ द रेयर केस में अगर आप कहते हैं कि लाइबिलिटी है बट हम उसका वैल्यूएशन नहीं कर सकते, तो उसे कंटीजेंट लाइबिलिटी लिख दीजिए. क्योंकि जब आप एस्टिमेट ही नहीं कर सकते रिलायबल, वो प्रोविजन तो नहीं बनाया जा सकता लाइबिलिटी. एग्जाम्पल नंबर 7. XYZ is in mining business. It is operating in a country where XYZ is legally bound to clean and restore the environment on expiry of 10 years. XYZ can reliably estimate the amount required to restore the environment caused by the mining business. Since it is a present obligation which cannot be avoided, it is probable कि हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो इसके लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा. प्रेजेंट वैल्यू पे प्रोविजन बनाना पड़ेगा. कंटीजेंट क्या होता है? A contingent is an asset or liability that is not recognized. पहली बात तो ये याद रखना आपको, कंटीजेंट एसेट या लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करते, बिकॉज its existing will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event not wholly within the control of the enterprise. तो हमारे कंट्रोल में है नहीं कोई चीज, उसके हिसाब से फ्यूचर में डिसाइड होगा. इसको क्या बोलते हैं? कंटीजेंट. असेट भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो. तो कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या है? Contingent liability is one where the outflow of the resources embodying economic benefit is remote and will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of future. An enterprise need not recognize a contingent liability, but it should be disclosed. तो contingent liability को recognize नहीं करना मतलब बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखना है. डिस्क्लोज करना मतलब बैलेंस शीट के बाहर लिखना.
If an enterprise is jointly and severally liable for an obligation, then it recognizes a provision for the part of the obligation for which an outflow of resources is probable. मान लिया 2-4 कंपनी ने मिलकर कोई पैसा देना, तो हमारे हिस्से का जो पैसा हमें वो लिखना पड़ेगा. However, the part of obligation that is expected to be met by other party, उसे हम contingent liability में लिख सकते हैं. जो हमें ही देना पड़ेगा वो पक्का है हमें, तो उसके लिए प्रोविजन बना लेंगे. Contingent liability should be assessed continuously and whenever an outflow of resources becomes probable, प्रोविजन बना देना चाहिए. तो हमने कंटीजेंट लाइबिलिटी लिखी है, हो सकता है देना पड़े, हो सकता है ना देना पड़े. जैसे कोई ऐसा पॉइंट आया, इवेंट आया कि हमें पता चल गया पैसा देना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रोविजन बना दो, ऐसा लिखा है. ठीक है. In addition, the term contingent liability refer to the liability that do not meet the recognition criteria. The contingent liability may or may not be covered into actual liability at a future date. Some of the contingent liabilities. Claim against the enterprise not acknowledged as debt. मान लिया हमारे बिजनेस के अगेंस्ट में किसी ने कोई क्लेम करा है, लेकिन हम माने नहीं है उस क्लेम. नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, हमने उसे माना नहीं है, तो इसलिए अभी कंटीजेंट है. एरियर ऑफ फिक्स्ड cumulative प्रेफरेंस डिविडेंड. हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इशूड है, और वो कुमुलेटिव है. कुमुलेटिव का मतलब ये होता है कि अगर किसी साल हमने डिविडेंड नहीं दिया, प्रॉफिट नहीं है, तो अगले साल हमें पहले 2 साल का डिविडेंड देना पड़ेगा, तभी इक्विटी वालों को दे पाएंगे. अगर अगले साल नहीं दिया तो उससे अगले साल पहले 3 साल का डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, तभी इक्विटी वालों का नंबर आएगा. तो लगभग उम्मीद है देना तो पड़ेगा, लेकिन कब पता नहीं. फ्यूचर में डिपेंड करेगा. प्रॉफिट होगा तो देना पड़ेगा, प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो नहीं दे पाएंगे. अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन इन्वेस्टमेंट इन पार्टली पेड शेयर ऑफ अदर कंपनी. आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, पार्टली पेड अप है, 10 वाला शेयर 8 रुपए पेड अप है, तो 2 रुपए की फाइनल कॉल वो कंपनी आपसे कर सकती है कभी भी. कब करेगी पता नहीं, लेकिन जब करेगी तब देना पड़ेगा. तो ये क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटी. एस्टिमेट अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट येट टू बी एग्जीक्यूटेड. कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसको अभी पूरा करने में और खर्चा होगा, तो उसके एस्टिमेटेड अमाउंट. लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड. हमने बिल डिस्काउंट किया, बैंक से पैसा ले लिया, बैंक ड्यू डेट पे ड्रॉई के पास जाएगा, ड्रॉई ने पेमेंट नहीं करा तो बैंक हमसे लेगा, तो उस सिचुएशन में हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएगी. अगर ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया तो क्या ये? कंटीजेंट लायबिलिटी. नाउ कंटीजेंट एसेट्स. कंटीजेंट एसेट्स यूजुअली आती हैं अनप्लान्ड और अदर अनएक्सपेक्टेड इवेंट से, जिससे पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे पास पैसा आएगा. फॉर एग्जाम्पल, a claim that an enterprise is pursuing through legal processes where the outcome is uncertain is a contingent asset. हम किसी से कोई पैसा डिमांड कर रहे हैं और वो केस चल रहा है, तो वो अभी अंडर प्रोसेस है, तो वो क्या है? कंटीजेंट असेट. Contingent assets are not recognized in financial statements since this may result in recognition of income that may never be realized. So revenue recognition criteria हमेशा से हमारा कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस रहा है कि होने वाले एक्सपेक्टेड लॉसेस को तो लिख लो, लेकिन होने वाले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को कभी भी मत लिखो. However, when the realization of income is virtually certain, then the related asset is not a contingent asset and may be recognized. तो जब हमारे पास पक्का हो जाएगा कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो हम उसे लिख लें. इसके बाद है मेजरमेंट, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे.